मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज फार्मास्यूटिक्स का पैकेजिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स में लेक्चर नंबर 5 दैट विल बी द लास्ट लेक्चर, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एरोसोल्स। इसमें जो लास्ट टाइम मैंने आपको जो लेक्चर हमने डिसकंटिन्यू किया था, वहाँ हमने लास्ट टॉपिक में ये डिस्कस किया था कि जो हमें किस टाइप के कंटेनर्स यूज़ करने चाहिए, कैसे जो टाइप्स ऑफ द ग्लास कंटेनर, जिसमें हमने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4 और जो है पेरिंट्रल के केस में कौन से यूज़ होते हैं या एम्बर कलर्ड ग्लास कंटेनर्स कौन से होते हैं। तो ये सारे ग्लास कंटेनर्स हमने उस केस में डिस्कस किए थे और उसके बाद हमने प्लास्टिक कंटेनर्स डिस्कस किए थे। तो आज जो मैं आपका साथ टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी दैट इज़ द एरोसोल। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये एरोसोल। तो इसमें मेनली हमने एरोसोल के अंदर की क्या क्या एक्टिव इंग्रेडिएंट प्रेजेंट है या प्रोपेलेंट जो भी इसके अंदर यूज़ होता है या डोसेज फॉर्म में क्या, हमें वो नहीं डिस्कस करना, क्योंकि जो टॉपिक है इसमें पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल्स है। तो पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल में हम ये इसमें स्टडी करेंगे कि जो एरोसोल्स की पैकिंग है, पैकिंग के टाइम पे किस टाइप के कंटेनर्स यूज होते हैं, किस तरह से एरोसोल्स की जो है बाहर स्प्रे फॉर्म में या मिस्ट फॉर्म में हमें वो डोसेज फॉर्म मिलता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसमें एरोसोल्स, एरोसोल या पैकिंग ऑफ एरोसोल्स। व्हाट आर एरोसोल्स? जस्ट गिव मी 1 minute, लेट मी चेक। ये चेक किया था कि इसमें प्रॉपर आपके जो लेक्चर है वो प्रॉपर डिलीवर होगा या नहीं, थोड़ा डाउट था। एरोसोल्स, एरोसोल्स एक्चुअली क्या होती हैं? एरोसोल्स आर द प्रेशराइज्ड पैकिंग, प्रेशराइज्ड पैकिंग है। इसके जो मेन पॉइंट्स मैं लिखती हूँ, दीज आर द प्रेशराइज्ड पैकिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट, pressurized packing of active ingredient and propellant जिसमें एक्टिव इंग्रेडिएंट या प्रोपेलेंट की जो है प्रेशराइज्ड पैकिंग होती है, which deliver the dosage form, deliver the dosage form in form of mist, spray or solid form in continuous spray or metered way to directly to the affected area। कहीं अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो सॉरी फॉर दैट। एरोसोल्स की अगर हम इसको डिफाइन करें तो एरोसोल्स क्या होते हैं? एरोसोल्स आर द प्रेशराइज्ड पैकिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स एंड प्रोपेलेंट व्हिच डिलीवर द डोसेज फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ मिस्ट, स्प्रे और सॉलिड फॉर्म इन कंटिन्यूअस स्प्रे और मीटर्ड वे डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया। जब आप इसको डिफाइन करोगे, डेफिनेशन की फॉर्म में लिखोगे, तो आपने इसको कंटिन्यूटी में लिखना है। जैसे एरोसोल्स का मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो जो एक नेबुलाइजर है जो अस्थमेटिक पेशेंट्स यूज करते हैं, वो भी एक एरोसोल का एग्जांपल है। या दूसरा जो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, इसमें जो हम परफ्यूम्स हैं, डीओज हैं या जो स्प्रे सॉल्यूशन आफ्टर शेव लोशंस हैं, वो सभी भी हमारे एरोसोल्स के एग्जांपल हैं। तो उनको आप मतलब माइंड में रखिए और उससे आप ध्यान में रखिए कि किस तरह की जो है पैकिंग एरोसोल्स के अंदर होती है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्चुअली जो एरोसोल्स होते हैं, एरोसोल्स हम कहाँ यूज करते हैं? एरोसोल से जो स्प्रे है, स्प्रे फॉर्म में जो डोसेज फॉर्म है, हमें कहाँ चाहिए होती है?
नोज, लंग्स एंड स्किन। चार जगह पे है, चार जो मेन प्लेसेस हैं इन माउथ, नोज, स्किन एंड लंग्स। मेनली ये 4 एरियाज हैं। In these 4 areas the dosage form is required in the spray form, ताकि इनका जो इफेक्ट है डायरेक्टली उसी पर्टिकुलर एरिया के ऊपर हो। तो अब जो एरोसोल की अगर मैं आपको इसमें कंपोनेंट, जो इसमें बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे हम एरोसोल में। एक्चुअली हम पढ़ेंगे क्या क्या इसमें। फर्स्ट, डेफिनेशन ऑफ एरोसोल, डिफाइन व्हाट इज एरोसोल। सेकंड, पैकेजिंग कंटेनर, पैकिंग कंटेनर ऑफ एरोसोल। थर्ड, मेथड्स ऑफ पैकिंग या फिलिंग ऑफ एरोसोल्स इन द कंटेनर। फोर्थ, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एरोसोल्स। ये टॉपिक इसके अंदर हम मेनली कवर करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक था इसमें डिफाइन। एरोसोल्स को इसमें डिफाइन मैंने कर दिया है कि एरोसोल्स होते क्या हैं। एरोसोल्स आर द प्रेशराइज्ड पैकिंग ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट विद द प्रोपेलेंट इन एंड द मेडिसिन और मेडिकामेंट विल कम इन द स्प्रे फॉर्म डायरेक्टली टू द अफेक्टेड एरिया इन द कंटिन्यूअस स्प्रे और इन द मीटर डोज। अब मैंने यहाँ एरोसोल का एक ये देखिए डायग्राम इसमें बनाया हुआ है। इसके अंदर ये क्या है, इट इज द कंटेनर जिसके अंदर आपकी एरोसोल फॉर्म पैक है। दिस इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो भी आपकी डोसेज फॉर्म में प्लस प्रोपेलेंट, एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस प्रोपेलेंट। एक्चुअली प्रोपेलेंट क्या होता है, जो भी एक्टिव इंग्रेडिएंट है, जो डोसेज फॉर्म है, ड्रग है, उसको हम एक सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं। वो जो सूटेबल सॉल्वेंट है वो हाइड्रोकार्बन नेचर्स के भी हो सकते हैं, ठीक है। वो जो सॉल्वेंट है उसको हम प्रोपेलेंट बोलते हैं। प्रोपेलेंट की प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए, इट शुड बी द वोलेटाइल। एक तो ये वोलेटाइल होना चाहिए, इट शुड बी द नॉट एक्टिंग या नॉट इंटरफियरिंग, नॉट, इट शुड बी द इनएक्टिव। और आप ये भी कह सकते हो कि इट शुड नॉट एक्ट विद द एक्टिव इंग्रेडिएंट, क्योंकि एक्टिव इंग्रेडिएंट के साथ अगर एक्ट करेगा तो वो डोसेज फॉर्म की क्वालिटी को चेंज कर देगा। तो जो प्रोपेलेंट है ये एक तरह से वोलेटाइल सॉल्वेंट है। जो हम स्प्रे की फॉर्म में मटेरियल ये बाहर आएगा, हमारे अफेक्टेड एरिया पे हम इसको अप्लाई करेंगे। जो प्रोपेलेंट है वो तो वोलेटाइल फॉर्म में इसके वेपर्स बन के उड़ जाएगा, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो हमारी स्किन के ऊपर, लंग्स, नोज या माउथ, जहां भी हम एरोसोल को अप्लाई कर रहे हैं वहां वो एरोसोल अपना इफेक्ट शो करेगा। तो इसकी अगर मैं अब यहाँ पूरी लेबलिंग करूं तो दिस वन इज द डिप ट्यूब, डिप ट्यूब, दिस इज द कंटेनर, दिस इज एक्टिव इंग्रेडिएंट एंड द प्रोपेलेंट। ये जो इसके अंदर है दिस इज द वाल्व, वाल्व, दिस वन इज द एक्चुएटर, एक्चुएटर, और दिस वन इज द वाल्व। ये जो ऊपर इसके खाली है यहाँ कुछ नहीं होगा, सिर्फ वेपर्स प्रेजेंट होंगे। दिस विल बी द वेपर फेज, क्योंकि वेपर होंगे तभी तो वो इसमें नीचे की तरफ, इस तरफ यहाँ से ऐसे प्रेशर क्रिएट करेंगे। इस प्रेशर की वजह से यहाँ से लिक्विड ऊपर राइज होगा, और राइज होने के बाद जो है लिक्विड स्प्रे फॉर्म में बाहर आएगा। तो इसमें सबसे पहले हम एरोसोल को डिफाइन करते हैं। एरोसोल को हमने डिफाइन किया। अब पैकिंग कंटेनर, एरोसोल्स के जो पैकिंग कंटेनर है वो कौन कौन से हैं। पैकिंग कंटेनर्स ऑफ द एरोसोल्स, पैकिंग कंटेनर्स,
का हो सकता है, टिन का हो सकता है, या ग्लास कोटेड विथ प्लास्टिक मटेरियल, ग्लास कोटेड विथ प्लास्टिक मटेरियल। ठीक, अगर कंटेनर को डिस्कस करें तो इसके अंदर जो कंटेनर है, कंटेनर स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, टिन या ग्लास कोटेड विद द प्लास्टिक मटेरियल किसी भी चीज का हो सकता है। कंटेनर की प्रॉपर्टीज में अगर हम डिस्कस करें तो कंटेनर कैसा होना चाहिए, इट शुड विथस्टैंड विद द प्रेशर, इट शुड विथस्टैंड विद द हाई प्रेशर, हाई प्रेशर टॉलरेट करने की इसको पावर होनी चाहिए कंटेनर के अंदर, एंड इट शुड बी नॉन इंटरैक्टिव, इट शुड बी नॉन इंटरैक्टिव, और आप ये भी कह सकते हो इट शुड बी केमिकली इनएक्टिव, केमिकली इनएक्टिव विद मेडिकामेंट। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं जो कंटेनर के अंदर हमें मेनली स्टडी करनी है कि इसके अंदर मटेरियल कौन सा यूज होता है, विथस्टैंड विद द हाई प्रेशर, क्योंकि देखिए जब इसके अंदर हम एक्चुएटर को प्रेस करेंगे, एक्चुएटर को प्रेस करने के बाद क्या होगा, यहाँ से वेपर प्रेशर की वजह से प्रेशर जनरेट होगा, तो इतना ज्यादा वो हाई प्रेशर होता है कि उसके कारण आपका जो कंटेनर है वो बस्ट नहीं होना चाहिए। तो इसलिए इसके अंदर मेनली हम स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, टिन या प्लास्टिक कोटेड ग्लास मटेरियल भी इसके अंदर यूज कर सकते हैं। दूसरा जो कंटेनर है, क्योंकि इसके अंदर देखिए आप जो एक्टिव मेडिकामेंट के साथ प्रोपेलेंट भी ऐड कर रहे हो, तो जो वो प्रोपेलेंट है वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन कोई भी हाइड्रोकार्बन्स हो सकते हैं। तो जो एल्कीन्स के अगर हाइड्रोकार्बन्स हैं तो वो एल्कीन्स के हाइड्रोकार्बन मोस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो इसलिए जो आपका कंटेनर है वो आपके एक्टिव इंग्रेडिएंट या प्रोपेलेंट के साथ कोई भी केमिकली रिएक्शन उसकी नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज क्या होगा, इसके कारण आपकी जो प्रिपरेशन है वो अनस्टेबल हो जाएगी। तीसरा है कि ये नॉन इंटरैक्टिव और केमिकली इनएक्टिव, इसलिए जो इसके अंदर हम जो ग्लास जो कंटेनर्स हैं वो बहुत कम यूज करते हैं, क्योंकि जो ग्लास कंटेनर्स हैं वो मोस्टली डोसेज फॉर्म्स के साथ या मेडिकामेंट के साथ कई बार रिएक्शन भी कर जाते हैं, कंपैरेटिवली वो बाकी जो मेटल्स हैं उनके कंपैरेटिवली रिएक्शन ज्यादा करेंगे। और दूसरी बात है कि जो ग्लास कोटेड है वो हाई प्रेशर से विथस्टैंड नहीं कर सकते, हाई प्रेशर होगा तो ग्लास कंटेनर्स के अंदर ब्रेकेज के चांसेस ज्यादा है। सेकेंड पार्ट जो है इसका, दैट इज द वॉल्व। वॉल्व इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। वॉल्व के कारण ही जो डोसेज फॉर्म है इसकी कैलकुलेटेड अमाउंट में या मीटर्ड अमाउंट में डोसेज फॉर्म को हम बाहर निकालते हैं या यूज करते हैं। वॉल्व सबसे पहले तो इसके अंदर दो तरह के वॉल्व्स यूज होते हैं, तो कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व, कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व। कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व वो वाले वॉल्व होते हैं जिनके अंदर जब हम प्रेस करते हैं एक्चुएटर को तो उसे कंटिन्यूअस मेडिकामेंट की स्प्रे बाहर आती जाएगी जब तक हम उस वॉल्व को प्रेस करेंगे। तो मोस्टली जो कंटिन्यूअस स्प्रे वॉल्व है वो हम किसके लिए यूज करते हैं, फॉर द टॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए, टॉपिकल प्रिपरेशंस के लिए। दूसरा है मीटर्ड वॉल्व, मीटर्ड वॉल्व। मीटर्ड वॉल्व जो मेनली हम यूज करते हैं फॉर द अस्थमा पेशेंट्स के लिए, जहां पे हमने नोज या लंग्स के लिए जब एरोसोल्स को यूज करना होता है, अस्थमा पेशेंट्स के लिए जब हमने नोज या लंग्स के लिए एरोसोल्स को यूज करना होता है। कंटिन्यूअस में तो नाम से क्लियर है, जो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस में तो कंटिन्यूअस स्प्रे होती रहती है जब तक हम एक्चुएटर को प्रेस करके रखेंगे। और मीटर्ड वॉल्व के अंदर हम जब अस्थमेटिक पेशेंट्स के लिए या नोज में या लंग्स में या माउथ में जो हम यूज कर रहे हैं मेडिकामेंट, तो उस टाइम पे हम मीटर्ड वॉल्व कंटेनिंग एरोसोल्स यूज करेंगे। मीटर्ड वॉल्व में एक्चुअली क्या होता है,
उनकी इन कंटेनर्स को हम उल्टा करके यूज करते हैं तो एक कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डोज है वो ऑलरेडी एक्चुएटर के अंदर आ जाएगी। और जब हम इसको प्रेस करेंगे तो प्रेस करने के बाद वो डोज, जितनी भी डोज कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ डोज है वो हमारे अफेक्टेड एरिया पे अप्लाई होगी। और इसको हम उल्टा करके इसलिए यूज करते हैं बिकॉज इस केस में हम डिप ट्यूब नहीं यूज करते। डिप ट्यूब इज नॉट यूज्ड इन दिस टाइप ऑफ द एरोसोल्स। अब अगर हम वॉल्व के आगे पार्ट्स करें तो वॉल्व के कितने पार्ट्स होते हैं? ये एक्चुएटर जो है वॉल्व के अंदर ही आ जाएगा इसमें। वॉल्व का सबसे अपर पोर्शन, अपर पार्ट देखिए एक्चुएटर। एक्चुएटर के नीचे जो इसमें अटैच है, एक्चुएटर के नीचे जो इसमें अटैच है दैट इज स्टेम। स्टेम के बाद इसमें होता है वॉल्व। स्टेम के बाद है इसमें स्टेम के बाद है इसमें स्टेम के बाद है गैस्केट। गैस्केट के बाद है स्प्रिंग। स्प्रिंग के बाद होगा इसमें माउंटिंग कैप। माउंटिंग कैप के बाद है हाउसिंग और हाउसिंग के बाद होगी डिप ट्यूब। हाउसिंग के बाद होगी डिप ट्यूब। तो ये जो सारा पोर्शन है एक्चुएटर, वॉल्व, ये जो सारा पोर्शन है ये इसी के अंदर इंक्लूड है। एक्चुएटर, स्टेम, गैस्केट, स्प्रिंग, माउंटिंग कैप और हाउसिंग। माउंटिंग कैप, हाउसिंग और डिप ट्यूब, ये सारा पोर्शन इसी के अंदर इंक्लूडेड है। अब अगर मैं पहले एक्चुएटर की बात करूं तो ये इसके अंदर एक्चुएटर है। इस तरह से एक्चुएटर का कुछ डायग्राम होगा। यहाँ छोटा सा नोजल होगा और इस तरह से यहाँ से इसकी स्प्रिंग होगी। ये सबसे अपर पोर्शन है एक्चुएटर का जहां से मेनली आपका जो एरोसोल है वो मिस्ट फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में बाहर आएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट पोर्शन है वो है स्टेम। इस तरह से स्टेम के अंदर यहाँ एक ओरिफाइस है। स्टेम कंटेन द ओरिफाइस। ओरिफाइस का मतलब होता है छोटा सा एक छेद है जिसका डायमीटर अबाउट 0.013 से 0.030 इंच के बीच में वेरी करता है। ये जो ओरिफाइस है इसी ओरिफाइस के थ्रू जो है एक्चुएटर तक मटेरियल पास होगा। इसी ओरिफाइस के थ्रू एक्चुएटर तक मटेरियल पास होगा। This one is actuator, this one is orifice. Next is the gasket. Gasket इस तरह से छोटा सा स्ट्रक्चर है। This one, this is a gasket. इसका क्या काम होता है? It seal the orifice. It seal the orifice. ये इस orifice को seal कर देता है when not used to prevent the leakage. Leakage को prevent करता है। Next is the spring. जो spring, simple spring आप लोग देखते हो जो किसी भी मेटल का होगा। स्प्रिंग का मेन काम क्या है? इट प्लेस द वॉल्व और एक्चुएटर एट इट्स पोजीशन। अपनी पोजीशन पे उसको वापस लाने में हेल्प करता है। माउंटिंग कैप। माउंटिंग कैप इस तरह से जो एक एल्युमिनियम की एक कैप होती है, जिसे कई बार आप देखते हो कि जो एल्युमिनियम कि जो बोटल्स होती है, बोटल्स में ऊपर एक एल्युमिनियम की कैप से सीलिंग की होती है, उसी तरह की एक माउंटिंग कैप है। ये माउंटिंग कैप क्या काम करती है? इसको सारे पोर्शन को या स्टेम को नीचे हाउसिंग से जोड़ने का काम करती है, फैब्रिकेशन का काम करती है। इट हेल्प फॉर द फैब्रिकेशन। हाउसिंग में इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है हाउसिंग। इस हाउसिंग का क्या काम होता है कि फ्रॉम द अपर पार्ट ऑफ द हाउसिंग, अपर पार्ट से तो सारा एक्चुएटर, स्टेम, वॉल्व, एक्चुएटर, स्टेम, वॉल्व, ये सारा पोर्शन अपर पार्ट से जुड़ा होता है और लोअर पार्ट से इसका
डिप ट्यूब जुड़ी होती है, लोअर पार्ट से डिप ट्यूब। और लास्ट वन इज द डिप ट्यूब। डिप ट्यूब का क्या काम होता है? इट हेल्प इन द सप्लाई ऑफ द मटेरियल फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर अप टू द एक्चुएटर। तो ये सारे जो क्वेश्चन है दीज आर रिलेटेड टू द वॉल्व, एक्चुएटर, स्टेम, गैस्केट, स्प्रिंग, माउंटिंग कैप, हाउसिंग और डिप ट्यूब। और जो लास्ट इसके अंदर है दैट इज द डिप ट्यूब। डिप ट्यूब क्या है? डिप ट्यूब मेनली एक मिथाइलिन पॉलीस्टायरीन जो भी प्लास्टिक मटेरियल की बनी होती है, जिसका मेन पर्पस क्या होता है? टू सप्लाई द मटेरियल फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर टू द अपर पार्ट ऑफ द वॉल। तो ये थी मेनली जो कंपोजिशन थी या जो भी पैकिंग मटेरियल था कि किस किस तरह का कंटेनर यूज किए जाते हैं। इसमें जो ऊपर वॉल है, वॉल के अंदर जो एक्चुएटर है, गैस्केट है या माउंटिंग कैप है, स्टेम है, जो भी डिप ट्यूब है, वो किस तरह के हैं, वो किनका क्या पर्पस है और कैसे उनका अरेंजमेंट किया जाता है। दीज आर द कंटेनर्स विच आर यूज्ड फॉर द पैकिंग ऑफ द एरोसोल्स। एरोसोल्स की जो फिलिंग के लिए मेनली दो तरह के मेथड यूज होते हैं। फर्स्ट वन इज द कोल्ड फिल मेथड, cold fill method, and second one is the cold fill method, second one is the pressure filled method, pressure filled method। cold filled method में तो क्या होता है? हम लोएस्ट टेम्परेचर लो कितना -30 डिग्री फ़ारेनहाइट से -40 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर के बीच में एक्टिव इंग्रेडिएंट प्लस प्रोपेलेंट जो है उनको, एक्टिव इंग्रेडिएंट और प्रोपेलेंट को कंटेनर के अंदर फिल कर देंगे और उसके बाद उसको सील कर देंगे। मतलब बहुत लोएस्ट टेम्परेचर के ऊपर, बहुत लोएस्ट टेम्परेचर की कंडीशंस में हम एक्टिव इंग्रेडिएंट और प्रोपेलेंट को अपने कंटेनर के अंदर फिल करते हैं। लेकिन जो प्रेशर फिल्ड मेथड होता है, टेम्परेचर हमें कम इसलिए करना पड़ता है क्योंकि जो प्रोपेलेंट अगर हम टेम्परेचर हाई करेंगे तो वो वोलेटाइल नेचर है, इसलिए वो ऑलरेडी उड़ जाएगा। प्रेशर फील्ड मेथड में हम क्या करते हैं? प्रेशर फील्ड मेथड में हम सिर्फ सबसे पहले एक्टिव इंग्रेडिएंट को अपने कंटेनर के अंदर फिल कर देंगे। एक्टिव इंग्रेडिएंट को फिल करने के बाद हम इसको सील कर देंगे और उसके बाद एक्चुएटर या वाल्व की हेल्प से हम प्रोपेलेंट को अंडर प्रेशर फिल करते हैं। इसमें जस्ट फिल द फर्स्ट स्टेप में जस्ट फिल द एक्टिव इंग्रेडिएंट इन द कंटेनर, देन सील द कंटेनर and then fill the propellant under pressure, तो ये दो मेथड है जनरली। आगे जब इसको एरोसोल्स किया गया फार्मास्यूटिक्स 2 में, जब सेकेंड ईयर में सब्जेक्ट में करोगे इसको तो वहाँ पूरे डिटेल में पढ़ोगे कि ये मेथड, इनके लिए कौन कौन से ऑपरेटर्स यूज होते हैं, क्या कंडीशन है, क्यों ये मेथड यूज किए जाते हैं। यहाँ एक्चुअली इस मेथड्स ऑफ एरोसोल फिलिंग का इतना कंसर्न नहीं है, यहाँ से हमने पैकेजिंग कंटेनर डिस्कस करने थे, इसलिए उसी टॉपिक के ऊपर मैंने यहाँ कंसंट्रेट किया है। अब जो लास्ट टॉपिक है कि एरोसोल्स के एडवांटेज या डिसएडवांटेजेस क्या होंगे। अब सीधी सी बात है कि जो एरोसोल्स के सबसे मेन एडवांटेज तो ये होगी, इसमें जो हमारे पास डोसेज फॉर्म है वो स्प्रे फॉर्म में, मिस्ट या सॉलिड फॉर्म में मिलती है। फाइन थिन फिल्म बनेगी तो ज़्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा, जब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं जिस भी इफेक्टेड एरिया पे इसका स्किन से या कहीं भी किसी और चीज़ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, इसलिए कंटैमिनेशन के चांसेस बहुत कम होंगे। थर्ड वन इज, इसके अंदर जो एरोसोल्स के अंदर किसी भी तरह के कंटैमिनेशन के चांसेस नहीं है, तो प्रोडक्ट की स्टेरिलिटी मेंटेन रहेगी। फोर्थ वन, जो इसमें एरोसोल्स के अंदर जो आप मिस्ट, स्प्रे या सॉलिड किसी भी फॉर्म के अंदर इसको प्रिपेयर कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग कि आपको जो आपका मेडिकामेंट है वो किस फॉर्म में चाहिए। मेडिकामेंट है जो आपका वो वेरी फाइन पार्टिकल फॉर्म में होगा, इसलिए स्किन के ऊपर किसी तरह के कोई इरिटेशन के चांसेस नहीं है या किसी भी तरह के कोई साइड इफेक्ट के चांसेस उसमें बहुत कम है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस है कि जो मेनली इसके अंदर प्रोपेलेंट यूज हो रहा है वो प्रोपेलेंट की एक तो वोलेटाइल नेचर है, तो हो सकता है वो हाइड्रोकार्बन है, तो वो आपकी स्किन के लिए कुछ कई बार इरिटेशन कॉज कर सकता है। दूसरा, अगर आप इनको एरोसोल्स को लंग्स में यूज करते हो तो लंग्स के केस में हाइड्रोकार्बन्स जो हैं या वोलेटाइल सॉल्वेंट्स हैं
साइड इफेक्ट्स कॉज कर सकते हैं, काफ़ी डेंजरस है वो हमारे अस्थमेटिक पेशेंट के लिए स्पेसिफिकली अगर हम उनको नोज या लंग्स में यूज़ करते हैं। और तीसरा सबसे जो मेन प्रॉब्लम है इनकी इतनी सारी मतलब जो पैकेजिंग है, पैकेजिंग की प्रोसेस बड़ी टफ है। ये सिर्फ एक्सपीरियंस या स्किल पर्सन ही कर सकते हैं इसको एरोसोल्स की पैकेजिंग, और ये इकोनॉमिकल भी नहीं है। जो नॉर्मली जो कन्वेंशनल डोसेज फॉर्म है उनके कंपैरेटिवली जो एरोसोल्स की पैकेजिंग है वो कंपैरेटिवली काफ़ी कॉस्टली पड़ती है। तो ये एरोसोल का टॉपिक था जो आज हमने कवर किया। इसी के साथ पैकिंग ऑफ फार्मास्यूटिक्स का टॉपिक कवर हो गया है। तो नेक्स्ट लेक्चर